उस पुराने संदूक के अंदर साफ साफ लिखा था, ये अमृत रस कबीले में किसी भी पीढ़ी के सबसे कमजोर बालक को पिलाया जाए, जिसमें कुछ शक्तियां होंगी, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से उसकी शक्तियां खाली हो जाएंगी। इस अमृत रस को पिलाने से बालक में कबीले के सभी युवा होते बच्चों की तरह वो भी शक्तिशाली हो जाएगा। वो कबीले का सबसे दिव्य शक्ति का मालिक बन जाएगा। आदित्य सोच रहा था कि क्या ये कमजोर बालक मैं ही हूं या मेरे अलावा भी कोई है। इसलिए उसने सोच लिया था कि ये बात मैं अदिति को जरूर बताऊंगा, ताकि वो मेरे पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा सके। फिर इस अमृत रस का वो जो कहेंगे वही करूंगा। तब तक इसे अपने पास सुरक्षित रखूंगा। आदित्य को अब इस जगह काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत सारे रहस्य पता चल रहे थे और अब उसके लिए बाहर जाना मना नहीं था, लेकिन बताकर जाना जरूरी था। लेकिन आदित्य आखिर किसको बताता? बिल्कुल अकेला ही तो था वो। पुनर्जन्म के नॉवेल के अनुसार वो अभी तक बहुत सारे हिस्से नहीं जान पाया था। उसका मन अब अपने कमरे में लग ही नहीं रहा था, इसीलिए वो दूसरे दिन शाम होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही शाम हुई, वो टहलते हुए शहर के बीच के उस हिस्से में जाने लगा जहां कबीले के लोगों का कब्जा था। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उसने 2 पल के लिए अपने हाथों से कानों को बंद कर दिया। वहां बड़े बड़े पेड़ लगे थे। इन सब पेड़ों के ऊपर से जैसे कई लोग उसी को देख रहे हों। वो बहुत ध्यान से देखने लगा, आखिर ये आवाजें किधर से आ रही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि सारे लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तब आदित्य खुद से ही बोलने लगा, वो लोग मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन जाने क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर छिपे हुए गार्ड मुझे देख रहे हों। पहले मुझे ऐसा कुछ लगा तो नहीं था, लेकिन अब मैं जब से आपकी स्पेशल आईज खोलकर देख रहा हूं तो मुझे बहुत कुछ अपने आसपास नजर आ रहा है। ओह गॉड, ये कौन लोग हैं? आदित्य ने अचानक अपने कदम अपनी बहन अदिति के आंगन की ओर बढ़ा लिए। अब वो उन आवाजों और उन अदृश्य शक्तियों को इग्नोर कर रहा था। अभी अदिति का आंगन कुछ दूर था, कम से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता अभी बचा था। आदित्य ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसे बहुत टेंशन हो रही थी, उसका ध्यान भटक रहा था, लेकिन वो हेल्पलेस था। ऐसे में वो बड़बड़ाने लगा, लोग तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई इनका दुश्मन हूँ। मुझ पर नजर रखने की क्या जरूरत है? आखिर मैं भी तो कबीले का ही एक लड़का हूँ। आदित्य ये सब देखकर काफी बेचैन हो गया था, लेकिन फिर भी वो कभी लेकर बीच वाली जगह में पहुंच चुका था। वो जिस जगह पर पहुंच गया था वहां बड़े बड़े मकान थे और कबीले का पूरा साम्राज्य जैसे वहीं पर था। और आदित्य जैसे जैसे अंदर जाता रहा था, लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। ये देखकर आदित्य के मुंह से निकला, लगता है मैंने हरा ही दिया इन सारे लोगों को। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अब मैं अदिति के पास जाकर उसे सारी बात बताऊंगा। अचानक आदित्य ने देखा कि कुछ आवाज तेज होती हुई उसके पास पहुंच रही है। तभी उसका ध्यान एक ऐसे झुंड की ओर गया जो लाइन से चले जा रहे थे। इन सभी ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उन कपड़ों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये लोग साधारण लोग नहीं थे। उनके कपड़े आदित्य के कपड़ों से बहुत अच्छे थे। आदित्य इन सबको देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा और आखिर वो पहचान ही गया और उसने कहा, ये सभी मेरे भाई बहन हैं। मेरे 2 बड़े भाई और एक बहन भी मेरे अपने लोग हैं, लेकिन इनकी देखभाल बिल्कुल अलग तरीके से की गई है। मैं तो इन्हें पहचान भी रहा हूँ, लेकिन ये शायद मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे हैं। आदित्य उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे एक सामान्य राहगीर समझकर वो भी उसे इग्नोर कर देंगे और वो जहां जाना चाहता है वहां चला जाएगा। उसे याद आ रहा था कि वो जब भी घर से निकलता है उसे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी पीछे से आई एक आवाज ने उसे चौंका दिया, आप कौन हैं और इधर कहां जा रहे हैं? आदित्य ने मुड़कर देखा कि उसके तीसरे नंबर का बड़ा भाई उसकी ओर देख रहा था। थोड़ी ही देर पहले वो लोग उसके आगे थे, अचानक न जाने क्यों सब उसके पीछे हो गए थे। अचानक ऐसा हो जाने से आदित्य डर गया था। तभी फिर से आवाज आई, ये जगह केवल हमारे कबीले के परिवार के सदस्यों के लिए ही है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं? तुम यहाँ तक कैसे चले आए? अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? मुझे नहीं पता था। मुझे घूमना पसंद है, इसलिए इधर उधर घूमने चला आया। अब आदित्य को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसके भाई बहन ने उसे अपने चारों ओर घेर लिया है और ये लोग बहुत खूंखार हैं।
ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आदित्य खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। तभी समीर उसके काफी पास आ गया और उसके बालों के रंग को देखकर अपने भाई बहनों से कहने लगा, इधर आओ तुम दोनों, इसके बालों को जरा गौर से देखो। क्या ये माँ के बाल की तरह नहीं है? बिल्कुल हमारी माँ की तरह ही इस लड़के के भी बाल हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात है ना भाई। सही कह रही हो तुम, पर हमें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? कहीं ये कोई चाल चलने तो यहाँ नहीं आया? इस बीच तीनों भाई बहन उसके आसपास आ गए थे और उसके रंग रूप और उसके बालों को पास से जाकर देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ गायत्री के बाल भी ठीक आदित्य के बालों की तरह से थे। ये सफेद बाल कबीले के हर किसी के तो नहीं थे, लेकिन गायत्री के सभी बच्चों के बाल इसी तरह सफेद थे और यही उनकी पहचान थी। आदित्य एकाएक उनके पास आने से घबरा गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तीनों भाई बहन अब आदित्य के चारों ओर घूमने लगे। आदित्य बीच में खुद को फंसा महसूस कर रहा था। समीर ने एक बार फिर पूछा, हम पूछ रहे हैं, बताओ तुम कौन हो? बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है? आदित्य ने कहा, आदित्य, मेरा नाम आदित्य है और मैं आपके ही परिवार का चौथा बेटा हूँ। आप चाहें तो मुझे अपना छोटा भाई समझ सकते हैं। ओए बकवास मत कर, समझाना, ज्यादा होशियार मत बन। होशियारी निकालना हमें खूब आता है। जैसे ही आदित्य ने अपने आप को इस विशेष परिवार का चौथा बेटा बताया, उसके दाहिने गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा गया, जिसके कारण वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे जोर जोर से खांसी आने लगी और उसका मुंह अंदर से छिल गया था, जिसके कारण उसका पूरा मुंह खून से भर गया। वो बोलने की हालत में ही नहीं था। उसके आगे मौत नाच रही थी। तभी समर जोर से चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स बताने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम भाई बहनों को अपना भाई बहन बताने की? इतना कमजोर हमारा भाई हो ही नहीं सकता। लगता है तुम मरना चाहते हो। चलो तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। आदित्य के पास बोलने को अब कुछ भी नहीं था। उसे इतनी चोट लगी थी कि वो चाहता तो भी कुछ नहीं बोल सकता था। उसने अपने आप को उन लोगों के सामने करने को ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों को यकीन ही नहीं था कि ये दुबला पतला कमजोर सा लड़का हम जैसे पावरफुल लोगों का भाई भी हो सकता है। उन्हें पता था कि हमारे परिवार में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और इस वक्त तो आदित्य के अंदर की रही सही शक्तियां भी जवाब दे चुकी थीं। तीनों भाई बहन उसे ललकार रहे थे। जल्दी उठो, उठो, जल्दी उठो और हमारी बात का जवाब दो। हमारी बात का सही जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। किसी भी तरह उन्हें जवाब देने की हालत में वो नहीं था। वो तो जमीन से उठ तक नहीं पा रहा था, लेकिन ये सभी भाई बहन लगातार उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि हो सकता है ये लड़का सही कह रहा हो। पर इन सभी को ये इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि बाहर से कोई भी कबीले के अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करो। धीरे धीरे वहां पर कबीले के और लोग भी जमा होने लगे, लेकिन फिर भी वो लोग आदित्य को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन इन तीनों भाई बहनों ने उसे घेरा हुआ था और वो लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। आदित्य नीचे पड़ा उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने इधर के लिए पहला कदम उठाया। वो जमीन में गिरा हुआ मुंह से निकले खून को जमीन पर टपकते हुए देख रहा था। क्या ये सारे खूंखार भाई बहन आदित्य को मार डालेंगे? क्या ये लोग आदित्य को उठाकर उनके पेरेंट्स के पास ले जाएंगे? क्या इस कमजोर